tests to cover here. The first test and the most important one from the practical point of view is MMPI, full form Minnesota Multiphasic Personality Inventory. Now this test was developed by Hathaway and McKinley, a very good test, very comprehensive test to assess and diagnose mental disorders. So not just for personality assessment, it's so comprehensive that it measures a person on 10 scales. 8 scales are normal mental illnesses and 2 scales are for normal personality, for example, introvert, extrovert or masculine, feminine. Now this test has again the checklist of true, false answers, and the 10 subscales are basically talking about the various mental illnesses. For instance, it covers depression, a very common word, and also it covers mania. Mania is basically somebody who is very excited, very energetic, always having a very high and a good mood. That is mania, the opposite of depression. Then we have an Indian adaptation of this test, which was developed in Jodhpur rather. It has 100 items as compared to MMPI, which has close to 600 items, that is 567 items. Now the Jodhpur Multiphasic Inventory having 100 items was developed by Malik and Joshua. The second test that we have is EPQ. ठीक है, तो पहला टेस्ट जो है वो मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी टेस्ट है एंड इट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू मेजरिंग ओनली द ट्रेट्स ऑफ योर पर्सनालिटी. उसके अलावा अगर आपके अंदर कोई एडेप्टेशन की प्रॉब्लम है या कुछ मेंटल इलनेस भी है आपके अंदर, मेंटल अलाइनमेंट है या माल एडेप्टेशन आपके अंदर है. माल एडेप्टेशन का मतलब है कि आप अपने सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पा रहे प्रॉपर, तो वो उसको भी मेजर करता है. ठीक है, उसमें वो 2-3 चीजें बताता है कि आपकी पर्सनालिटी के हिसाब से क्या आप एक्सट्रोवर्ट हो या आप इंट्रोवर्ट हो. ठीक है, उसमें स्केल मार्किंग का स्केल 1 to 10 है और 1 to 10 में जब जो भी स्कोर आएगा वो अलग अलग आएगा, उसके अलग अलग मतलब होंगे. ठीक है, साथ साथ वो ये भी बताता है कि आपके पर्सनैलिटी में मस्कुलाइन ट्रेड ज्यादा है या फेमिनाइन ट्रेड्स ज्यादा है. ठीक है, यानी आपकी पर्सनैलिटी के बारे में ये चीज भी बताएगा. उसके अलावा वो ये भी बताएगा कि कहीं आप जो है डिप्रेसिव स्टेट में तो नहीं है. डिप्रेशन का मतलब हो गया, आप समझिए कि किसी भी काम में मन ना लगना. जो टिपिकल डिप्रेशन के लक्षण होते हैं वो होता है नेगेटिविटी, बहुत जल्दी चीजों के लिए थक जाना और एक जिंदगी की तरफ नेगेटिव आउटकम होना. ठीक है, और दूसरे में क्या है मेनिया. मेनिया में क्या है, किसी चीज के प्रति जुनून, पागलपन या हमेशा जो एनर्जी से भरे रहते हैं या फिर जल्दबाजी में फैसले ले लेते हैं और इतना ज्यादा सोचते हैं. तो कुछ ये सारी चीजें वो बताता है. बट इसका प्रॉब्लम ये हो गया कि इसमें लगभग 600 आइटम्स है टेस्ट करने के लिए. क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं 567 है, इनको लगभग 600 की रेंज में मान लीजिए. तो अब इसको हिसाब से इन्होंने चेंज किया जोधपुर टेस्ट. उसमें कितने आइटम है, 100 आइटम्स है. प्रोसेस यही यूज हुई है, क्वेश्चनर इसी टाइप का है, बट उसमें क्या है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस रिड्यूस हो गए हैं और इंडियन कंडीशंस के हिसाब से उसको अडॉप्ट किया गया है, इंडियन कंडीशंस के हिसाब से उसको बनाया गया है. Now when you look at the test EPQ, it basically assesses 3 dimensions. It talks about the extrovert introvert category. Apart from that, it covers the neurotic versus emotionally stable category, and the third aspect it deals with is psychotism. Now in 3 चीजें ये डील करता है. इन तीनों चीजों को आपने समझ लेना है. ठीक है, कि आपकी पर्सनैलिटी का इंक्लिनेशन किस तरफ है. ठीक है, न्यूरोटिक है या नॉर्मल है. ये पॉइंट आपको याद रखने हैं. बाद में भी आप इसके मतलब एग्जाम में क्वेश्चन ये आ सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप में कि इन टेस्ट में से which of the following variable is not measured by using this test. Introvert, extrovert, outgoing and socially withdrawn. Neurotic and emotionally stable deals with the social anxiety or dealing with. देखो न्यूरोटिक वाला जो पार्ट है, न्यूरोटिक वाले पार्ट and the third level is. न्यूरोटिक वाले पार्ट में हम क्या देखेंगे कि उसका सोशल बिहेवियर कैसा है. ठीक है, वो अकेला रहना पसंद करता है या सोशली एक्टिव है. नहीं, पहले में हमने देखा सोशली इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट में हमने देखा कि सोशली वो कितना एक्टिव है या नहीं है. दूसरे में हमने देखा कि वो इमोशनली कैसा है, इमोशनली उसको अपने इमोशंस पे कंट्रोल्ड है या फिर बहुत ही ज्यादा इमोशनल है, वो न्यूरोटिक है. ठीक है, न्यूरोटिक मतलब इमोशन के हिसाब से हम बात कर रहे हैं यहाँ पे. अब तीसरे में हम देखते हैं क्या चीजें होती है. Psychotic, which was added from MPI. MPI did not have psychotism, it had the first 2 components. But EPQ, Eysenck Personality Questionnaire, developed by the same author, H.J. Eysenck,
had an add-on of psychotism, which basically talks about people who are antisocial, people who are not having a conscience, people who are very, very rude to others, people who are unhumane. Such people are सॉर्ट ऑफ क्रिमिनल कैपेबिलिटीज इसमें ज्यादा होती है। देखो ये भी रिसर्च में प्रूव हो चुका है कि दिमाग में कुछ केमिकल ऐसे होते हैं, जैसे अब फॉरेंसिक की हम बात करें तो जब हम क्रिमिनल्स की साइकोलॉजी को स्टडी करते हैं तो उनमें से कई लोग ऐसे होते हैं कि जो उनका माइंड होता है कि व्हेन दे डू क्रूएलिटी टू अदर्स, उनके माइंड में मतलब हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो उनको अच्छा फील कराते हैं। लिटरली देयर पीपल दे डोंट फील एम्पैथी, इनको एम्पैथी फील ही नहीं होती। एम्पैथी मतलब आप क्या सोच रहे हैं, क्या आपके मन में, इनके मन में एम्पैथी आएगी नहीं। ऐसे ही जो साइको होते हैं ना, साइकोलॉजिकल जिनको प्रॉब्लम्स होती है, उनमें एम्पैथी नहीं होती। व्हाट दे थिंक ओनली अबाउट इज देमसेल्व्स, वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। और बात यहीं तक नहीं रुकती, ये कुछ मेंटल अलाइनमेंट्स होते हैं। वो आपने देखा होगा कुछ साइको किलर्स होते हैं, वो कितने खतरनाक होते हैं। उनके खतरनाक होने के पीछे रीजन क्या है कि उनका जो माइंड है ना, उसमें कुछ इस तरह की डिफॉर्मिटी होती है जो उनको लगातार एनकरेज करती है ऐसा करने के लिए। और जब वो एक्चुअली क्राइम करते हैं या ब्लड देखते हैं या किसी को चोरी की आदत होती है, क्लेप्टोमेनिया होता है किसी को, तो उसे चोरी करे बिना चैन ही नहीं होता। इससे कोई फर्क नहीं कि वो कितना पैसे वाला है या गरीब है, बट उसको चोरी नहीं करेगा तो उसको खाना ही बचेगा नहीं उसको, तो उसकी आदत होती है। ऐसे किसी का होता है चोरी करना, किसी का होता है क्राइम करना, तो ये सारी की सारी चीजें होती है। मतलब वो उनको एडिक्शन हो जाता है और उनके माइंड में डोपामिन ही रिलीज तब होता है जब वो इस तरह का कुछ गलत काम करते हैं। ठीक है, तो इन लोगों के बारे में बात हुई थी और ये सेकंड टेस्ट में ऐड किया गया था, साइकोटिज्म। ओके, आई होप क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है बच्चों? psychotic by nature versus sociable. This was the third component which was added, and this questionnaire came out to be having 90 items. Now this उन्होंने देखो पहले 600 आइटम का बनाया, फिर उसी ऑथर ने जो दूसरा टेस्ट बनाया उसमें उन्होंने नंबर ऑफ क्वेश्चंस रिड्यूस कर दिए और अब नंबर ऑफ क्वेश्चंस रह गए 90 also measures 32 personality traits, the sub-traits of these three major categories. Let's move on to the last one, which is अब उसमें देखो उन्होंने मेन तो आपको ट्रेड बता दी, उसके अलावा 32 ट्रेड्स और भी हैं जो सब पर्सनालिटी ट्रेड्स होते हैं। ठीक है, यानी कि जैसे आप देखो ना, कलर होते हैं, 3 कलर होते हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू। उन तीनों कलर को मिला के आप बहुत सारी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, बहुत सारे अलग अलग कलर बना सकते हैं। तो यही चीज यहाँ पे भी हुई कि इन मेजर पर्सनैलिटी जो टाइप्स बताए उसके अंडर में सब कैटेगरीज भी फॉर्म होगी, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि कोई किसी बंदे में एक्सट्रीम में ही वो चीजें हो। जैसे अभी हमने उसमें भी पढ़ा था पर्सनैलिटी की थ्योरी में, तो उसमें हमें बताया गया था सतगुण, रजगुण और तमगुण। सतरज और तमगुण के हिसाब से फिर क्या होता है कि हम लोगों में वो सतरज और तमगुण जो होता है उसके हिसाब से भी हमारी पर्सनैलिटी शेप होती है कि किसी में सतगुण ज्यादा है, किसी में रज, किसी में तमगुण ज्यादा है। तो यहाँ पे जो मेन टाइप है उससे अलाइड 32 मोर पर्सनैलिटी टाइप्स होते हैं जिनका ये असेसमेंट करने में सक्षम होता है। ठीक है, अब लास्ट हमारा टेस्ट के बारे में हम बात करेंगे, ये है 16 पर्सनैलिटी फैक्टर क्वेश्चन है। तो जैसे इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है, इसमें पर्सनैलिटी के 16 फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे। 16 फैक्टर्स ऑफ पर्सनैलिटी। 16 personality factor theory. Now, 16 personality factor test was given by Cattell. Raymond Cattell developed this test. Now, as the name suggests also, this test has 16 variable in personality which is measured, the 16 opposite of the traits which were measured. Now, Cattell started with factor analysis as a concept. Factor analysis, through that, it was a statistical technique in which he understood and cut down the factors, let's say from a large number of personality factors to only 16 versus 16, that is total 32 factors. ओके, तो 16 ट्रेट क्या हो गए? इन्होंने एक जो सीक्वेंस बनाया था, जो सीरीज बनाई थी, उसमें ये था कि 16 तो मेन ट्रेट्स हो गए और 16 उनके एंटी ट्रेट्स हो गए। जैसे हमने देखा था न्यूरोटिक एंड इमोशनली स्टेबल, तो इस तरह से 16 और 16 32 टोटल पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं जिनके बारे में स्टडी कर सकते हैं। या तो एक फॉर्म में होगा या फिर उसके एंटी होगा। ठीक है, ये इन्होंने करा था। और वैसे तो पर्सनालिटी के बारे में बहुत कुछ चीजें हैं, ठीक है, बट उन्होंने इसको फिलहाल इसमें लिमिटाइज किया था। 16 positives and 16 negatives. Now, ultimately, you develop your own 16 personality values and you get to know which major personality values you have, the 16 values. Now, these have declarative statements along with a set of given alternatives.
It measures 16 personality factors and it is also a very comprehensive test. The best feature about this test is that it gives you an idea about not just personality but also helps you with your career guidance, vocational exploration, occupational testing. So तो इसमें देखो 3 चीजें और ऐड ऑन होगी और ये तीनों चीजें मुझे लगता है आज के परिप्रेक्ष्य में सबसे ज्यादा जरूरी है। उसमें सबसे पहली चीज क्या है? सबसे पहली चीज है करियर गाइडेंस। इसमें आपको ये बताया गया कि आप कौन से प्रोफेशन मतलब आपके पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग इन्होंने ये बताया, आपकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग आपका इंटरेस्ट किन चीजों में ज्यादा होगा और कौन सी चीजें आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं। फिर वोकेशनल एक्सप्लोरेशन, वोकेशन मतलब आप समझ सकते हैं कि आपका स्किल, जिस स्किल से आप पैसे कमा सकते हैं, वोकेशन, ठीक है। वोकेशनली आप कौन से स्किल में जा सकते हैं, कौन से स्किल में आपके बेटर होगा। और ऑक्यूपेशनल टेस्टिंग यानी कि आप कौन से करियर या प्रोफेशन के हिसाब से अपने आप को ज्यादा बेहतर महसूस करते हैं। तो इससे ना सिर्फ हमें बाय यूजिंग दिस टेस्ट वी कैन नो अबाउट आवर पर्सनैलिटी, एट द सेम टाइम वी कैन हैव बेटर विजन, वी कैन डिसाइड बेटर अबाउट द करियर प्रोस्पेक्ट्स वी हैव, ठीक है। उसके लिए भी हमको इन्होंने एक सही रास्ता इसके थ्रू दिखाया। So not just personality, it also covers the career assessment, which areas you are good at as a person, what qualities you have. For instance, if I am a socially outgoing person, the career suited for me will be mass media, mass comm. If I am a creative person, the career that can be suited for me are advertising. So it covers very comprehensively the major career areas linked with personality. ठीक है, तो आपको समझ आया इसमें। अगर जैसे आपका कम्युनिकेशन अच्छा है, जैसा मैम ने बताया कि कम्युनिकेशन आपका बहुत अच्छा है, तो आप क्या कर सकते हैं? कम्युनिकेशन अच्छा है तो आप ये देखिए कौन से ऐसे प्रोफेशन है जहाँ पे कम्युनिकेशन को ज्यादा वैल्यू दी जाती है। तो उसमें अगर आप देखेंगे तो आप सबसे पहले तो आप एक टीचर बन सकते हैं। मास कम्युनिकेशन से इंडस्ट्री से जुड़ सकते हैं, यानी कि एक जर्नलिस्ट बन सकते हैं, ठीक है। आप किसके हिसाब से बताते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर आप क्रिएटिव हैं ज्यादा, तो आप क्या हो सकता है, आर्ट्स की तरफ जा सकते हैं, परफॉर्मिंग आर्ट्स, विजुअल आर्ट या सिंगिंग, इस तरह की तरफ चीजों की तरफ आप जा सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरी तरह से डिपेंड है। वहीं दूसरी तरफ अगर आपका टेक्नोलॉजिकल स्किल ज्यादा डेवलप है, टेक्नोलॉजी से आपको ज्यादा प्यार है, तो आप इंजीनियरिंग की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। आपको एम्पैथी ज्यादा अच्छी है, एम्पैथी का मतलब होता है आप दूसरों के विचारों को पढ़ लेते हैं, तो फिर आप सबसे पहले एक साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, क्योंकि एक साइकोलॉजिस्ट के लिए सबसे जरूरी होता है कि आप किसी के इमोशंस को पढ़ सके, ठीक है। तो ये बताया, सब चीजों में उन्होंने बताया कि ना सिर्फ आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बताया, लेकिन ये भी बताया कि आप किस तरीके से कौन से प्रोफेशन में जा सकते हैं, ये कौन सा प्रोफेशन आपके लिए ज्यादा सूट करेगा। To summarize today's lecture, we covered the major humanistic approach, very important from the exam